डॉक्टर प्रमोद कुमार आपका टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग समाजशास्त्र के विषय में बात करेंगे। स्पेशली समाजशास्त्र में जैसे नेट का पेपर होता है, नेट के विषय में, हायर के विषय में, उसके बाद जीआईसी का पेपर, उसके बाद तरह तरह के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं समाजशास्त्र संबंधित, उसके विषय में कुछ चर्चाएं हम लोग करेंगे। लेकिन आज पहली बार एक क्विज 10 क्वेश्चन हैं, उसको पहले हम लोग उसके विषय में समझेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो उसमें पार्ट बचेगा डिस्क्रिप्शन के लिए, विवरण के लिए, उसको समय अंतराल बता दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर्वप्रथम हम आज समाजशास्त्र के उन 10 टॉपिक पर, उन 10 प्रश्न पर बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे, समय अंतराल उस पर बात कर लिया जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि हमारे टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी जो ऑफलाइन, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन सेवा भी प्रोवाइड कराती है। जिन स्टूडेंट को, जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो या सेवा लेनी हो, वो हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और अगर हमारी स्पीच, हमारे क्विक्स या समय अंतराल जो भी हम समाजशास्त्र के विषय में बताते हैं, अगर आपको उचित, अच्छा, सही लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्विज को। उसके बाद मैंने पहले भी कहा कि आज शॉर्ट में बताया जाएगा, उसके बाद जो भी इसका डिस्क्रिप्शन होगा, चाहे राइटर का, वैज्ञानिक का, चाहे कॉन्सेप्ट होंगे समाजशास्त्र के, वो आपको पूरी तरह से समझाया जाएगा, उसमें प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ साथ नेट, हायर की बात तो हो गई, जीआईसी की, लेकिन यहाँ पर टॉपर क्लब में प्रॉपर पीसीएस के लिए भी बैच चलता है। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन भी आ सकते हैं। किसी तरह से सारी तरह की व्यवस्थाएं, सारी फैसिलिटी हमारा संस्थान उपलब्ध कराता है। चलिए जैसा कि आज क्विज के विषय में देख लेते हैं। उसके बाद मैंने पहले भी कहा, समय अंतराल जैसा भी होगा आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कराई जाती रहेंगी। ये संस्थान है हमारा जिसका नाम टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी है। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि किसने कहा कि विज्ञान का अर्थ एक वैज्ञानिकता है। ठीक, प्रश्न को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि प्रश्न जो होता है, प्रश्न में ही उसका उत्तर होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। या तो अगर हमारे पास कैपेसिटी हो, एलिजिबिलिटी हो, तो हम उसमें से 3 छांट ले तो चौथा बच जाता है, या तो पूरी तरह से हमें पता हो कि कौन सा सही है। प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा विज्ञान का अर्थ वैज्ञानिकता है, अर्थात कि इसका अर्थ ही पूरी तरह से साइंस है। ठीक, अगर ऐसा कहा जाएगा तो वैज्ञानिकता की बात, साइंस की बात विज्ञान से रिलेट ज़्यादातर करते थे एंथनी गिडिंग्स, जो वहाँ के इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, समाजशास्त्री थे। संभवतः वो है नहीं, लेकिन एक्यूरेट कहा जाए, जैसे मार्क्स ने भी एक उदाहरण दिया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि अगस्त काम्ट ने विज्ञान को, समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की रानी कहा। उसी अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट है, ये समझने का प्रयास करिए कि विज्ञान का अर्थ ही वैज्ञानिकता है। इसमें है आपका गुडेन, हर्ट, व्हाइट और जोबर्ग एवं नाइट, चर्चमैन। सीधी सी बात है कि व्हाइट साहब को जानते हैं, सहभागिता अवलोकन के लिए, अध्ययन के लिए बहुत मशहूर थे। और सबसे बड़ी बात ये थी उनके अंदर कि एक प्रश्न कभी ऐसा बना हुआ था कि सहभागिता अवलोकन के विषय में वो पूछा जाता है, कभी कभी आयोग ये पूछ लेता है कि सहभागी, ठीक, सहभागी अवलोकन, ये आता है प्रश्न, अवलोकन, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? सीधी सी बात है, व्हाइट साहब ने दिया था, ये सही है। लेकिन कभी कभी आयोग में ये पूछे जाते हैं कि सहभागी अवलोकन का कॉन्सेप्ट व्हाइट साहब ने दिया, व्हाइट महोदय ने, बताइए कि ये 2 किन देशों से संबंधित था। तो आप जान लीजिए, पहला तो जानते ही हैं, एक यूएसए था और दूसरा इटली। ठीक, ऐसा आप सर्च करेंगे पेपर में आपको मिलेगा, उसमें ऐसा दिया गया है। इटली का नाम दिया गया है एक बार और यूएसए को पूछा गया है। एक बार यूएसए को दिया गया, दोबारा इटली को पूछा गया। क्योंकि पहले आप बैक पेपर जाके लगा लीजिए, उसमें स्पष्ट पूछता है कि सहभागी अवलोकन किसका दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, तो वो तो सीधा सा आ जाता है व्हाइट साहब का। बात क्लियर हो गई।
लेकिन अब जो पेपर बनते हैं उसमें ये आता है कि वो किन देशों को कंबाइंड करके ये अध्ययन किए थे। तो वो 2 कंट्रियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा इटली। चलिए, ये क्लियर हुआ। मैंने पहले भी कहा आज सिर्फ क्विज है, 10 प्रश्न लेके आए हैं। संभवतः इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे उसको अपने स्तर से मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगा समझाने के लिए, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं या कैसे आ सकते हैं, उसका राइट आंसर क्या है। चलिए, दूसरा प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पर, निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई। ये रिसर्च का एक पोर्शन है और जानते हैं आगमन और निगमन बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे नेट का, मैं स्पेशली अब नेट की बात कर रहा हूं, और हायर की, इन दोनों में एक सिलेबस है और सिलेबस में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि निगम और आगमन, आगमन और निगमन दोनों ही पोर्शन से कम 2 से 3 प्रश्न हमेशा आते रहते हैं, चाहे आप नेट का फर्स्ट पेपर ले लीजिए और चाहे हायर का सोशोलॉजी का। लेकिन नेट के फर्स्ट पेपर में जो 30 नंबर आए उसके रिसर्च के पोर्शन में भी तो ये पार्ट है। तो इस तरह का जिसने अध्ययन किया है, जिसने कहा है, इस तरह के कॉन्सेप्ट को समाजशास्त्र में संयोजा है, उसके बाद या तो रिसर्च पोर्शन में डाला है उनका। चलिए, कहा जाता है कि निगमनात्मक तार्किकता पहले किसके द्वारा विकसित की गई। सीधी सी बात है, लॉजिक लगाने की बात थी। ये बात थी प्राचीन ग्रीस। कहा जाए तो प्राचीन, अर्थात सीधी सी बात, इसको आप याद कर लीजिएगा कि प्राचीन जो ग्रीस, इसी ने निगमनात्मक तार्किकता, कहा जाता है कि ये कंट्री, ये देश यूरोप का, इसके जन्मकर्ता पूरी तरह से ये समझ लीजिए कला, संस्कृति, रीति रिवाज, अर्थात ऐसा एक लाइन में कहिए कि प्राचीन ग्रीस जो है वो पश्चिमी यूरोप का निगमनात्मक तार्किकता का गुरु माना जाता है, या वहीं से इसकी स्टार्टिंग हुई। बस इतना सा समझिए कि यूरोप में प्राचीन ग्रीक है जो, ठीक, उसको इसके अकॉर्डिंग पश्चिम यूरोप का गुरु अर्थात उसका बॉस कह लीजिए या प्रिंसिपल जो सिद्धांत दिया वो इनका नाम आता है। इस कंट्री का क्या, प्राचीन ग्रीस। चलिए, 2 हो गया। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि दिया गया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्सन्स के प्रतिमान चल, अर्थात प्रतिमान चल क्या, प्रतिमान चर हो, वेरिएबल थियरी की बात जब वो करते थे तो प्रतिमान चर के तत्व का नहीं है। अर्थात जो टाल्कस पार्सन्स अमेरिका के साइंटिस्ट थे, सोशोलॉजिस्ट थे, आप लोग जानते ही हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े अध्ययन किए और उनको तो एक कहा जाए तो आप समझ लीजिए जैसे कि एक महाभारत में लोग भीम का एक वर्ड आता है बाहुबली, वैसे समाजशास्त्र में पार्सन्स महोदय को एक उपाधि मिली थी। उनको समाज शास्त्र का भीम कहा जाता था, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट का कोई जोड़ नहीं था। वो जो भी कहते थे वो अपने दम पर, अपने इस अध्ययन के अनुसार, वो अपने रिसर्च पर बोलते थे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि जो हमने कॉन्सेप्ट दिया वो तत्काल में अमेरिका के कंडीशन में पूरी तरह से लागू होता है और भी सोसाइटियों में ये चीज़ें लागू होती हैं। इसीलिए ये उनको उपनाम समाजशास्त्रियों द्वारा ये नाम उनको प्रदान किया गया। चलिए, इसमें कहा गया कि उनका जो वेरिएबल, जो उनका प्रतिमान चर है वो कौन सा नहीं है। पहली चीज़ कि ये आत्मदिग विन्यास बनाम सामूहिक, सीधी सी बात है, सामूहिक की तो बात करते थे, ये तो सभी जानते हैं, ठीक, सामूहिक की बात करते थे, आत्मगत की भी बात करते थे, इस तरह के विन्यास की। उसके बाद उन्होंने निष्ठावान, यूनिवर्सल की, समाजशास्त्र का कोई भी स्टूडेंट हो जिसको कुछ भी पता हो, थोड़ा बड़ा भी, वो जानता है यूनिवर्सल की बात समाजशास्त्र में क्या कहते हैं, सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में अच्छी तरह से अगर कोई डिफाइन किया था तो टाल्कस पार्सन्स महोदय, उन्होंने सार्वभौमिकता पर भी बात की। उसके बाद गुणवत्ता बनाम परिणाम, कभी उन्होंने किसी भी समाजशास्त्र के पहलू में, खास करके इसमें प्रतिमान में, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि उसकी क्वालिटी
कभी उन्होंने, आप भी पढ़े होंगे बुक, अच्छी अच्छी किताबें और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों के भी आपको याद होंगे या आप समझ रहे होंगे, जिस अनुसार जैसे भी आप एनसीईआरटी से मान लीजिए बेसिकली वहाँ से, लेकिन आपको ये पॉइंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि परिणाम और गुणवत्ता की बात कभी नहीं कहा टाल्कस पार्सन्स महोदय ने। चौथी बात, विसरण, विशिष्टता, विशिष्टता तो उनका एक पार्ट था समाजशास्त्र का। तो एक पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन इनके कॉन्सेप्ट सही हैं और ये कॉन्सेप्ट उनका तीसरा रॉन्ग है। उन्होंने कहा कि प्रतिमान में कौन से कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि आज एक क्विज है, इसके बाद जब अगली क्लास होगी तो समय अंतराल पहले भी एक एक, पहले का, दूसरे का और इसका, तीनों का पूरी तरह से विवरण डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे दिया जाएगा कि कारण क्या था इन तीनों को प्रतिमान चर के साथ समझाने का, समाज में उनके समय ऐसा क्या हुआ था। चलिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आगे चलते हैं, प्रयास करते हैं कि इससे और बेटर किया जाएगा। चलिए, अगला आता है अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। अध्ययन, सीधी सी बात है, रिसर्च का पोर्शन है। अध्ययन, जो हम अध्ययन करते हैं अर्थात जो रिसर्च करते हैं, तो नए सिरे से एक, ये तो एक सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कहा जाए अन्वेषणात्मक, खोज करना, जांच करना, कारण क्या था, क्यों ऐसा हुआ, बस। और इसको विशेष रूप से आपको बताया जाएगा जब रिसर्च का पोर्शन पढ़ाया जाएगा कि कारण क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं और कहाँ कहाँ पे ये लागू होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाइए, अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र की कौन सी शाखा व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सामान्य बुद्धि परख पद्धति का प्रयोग करता है। ये कॉन्सेप्ट देखिए, प्रश्न में कभी इस बोर्ड ने कुछ और पूछा, उस बोर्ड ने कुछ और पूछा, तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन कहने का तात्पर्य सीधा था। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। हेराल्ड गारफिंकल का नाम आप सुने होंगे, हेराल्ड गॉरफिंकल, गॉरफिंकल, सीधी सी बात है, जिस बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई होगी, हेराल्ड गॉरफिंकल की, अमेरिका के समाजशास्त्री थे। इन्होंने लोक विधि, एंथोनोमेथोडोलॉजी, बस इतनी सी बात है, इसी की बात की थी। और उन्होंने सीधी सी बात कही थी कि लोक विधि विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें व्यक्तियों के रोजमर्रा अर्थात प्रतिदिन वो क्या करते हैं, उसका क्या अर्थ लगाते हैं, कैसे उसको संरचना के साथ संजो के रखते हैं, बस। अर्थात व्यक्तियों द्वारा प्रतिदिन की क्रियाओं का अर्थ, अर्थात रोजमर्रा में पर डे क्या काम करते हैं उसका अर्थ कैसे लगाते हैं, और प्रयोग किए जाने वाले सामान्य बुद्धि परख पद्धति का प्रयोग करते हैं अपने विवेक का। और अंतिम में गॉरफिंकल महोदय ने भी कहा था कि उसको संरचना के साथ कैसे रिलेट करते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है। आप नेट दीजिए, जीआईसी दीजिए, हायर दीजिए, सीधी सी बात है, हेराल्ड गॉरफिंकल के कॉन्सेप्ट आपको जरूर मिलेंगे, बड़े प्रसिद्ध हैं। स्टडी ऑफ द एंथोनोमेथोडोलॉजी इनकी किताब का नाम था। और इनको तो इसका जन्मदाता माना जाता है पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने ही पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को समझाया कि प्रतिदिन के कार्य को भी सामान्य बुद्धि और परख पद्धति का प्रयोग कैसे करता है इंसान अपनी क्रियाओं के माध्यम से, और ऐसा जो संरचना के साथ उसको संरचना को बनाए रखे। चलिए, इसके अंदर और कुछ भी है, चलिए उसको बाद में देखा जाएगा। चलते हैं और आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वह शोध जो कारण प्रभाव की प्रघटना से संबंधित है उसका नाम क्या है। देखिए, कारण प्रभाव अर्थात कि कारण प्रभाव का मतलब क्या कारण है होने का, उसके कार्यों की विवेचना करता है। और ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं है, रिसर्च का पोर्शन है, आप लोगों को बाद में बताया जाएगा। सीधी सी बात है, कारण की जब बात कभी भी आ जाए कि कारण, उसका कारण क्या है इस प्रभाव को होने का, तो सीधा सा एक फार्मूला है उसका जो प्रयोग किया जाएगा, अर्थात प्रयोगात्मक शोध जो होगा उसी में कारण प्रभाव को पूरी तरह से डिफाइन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। इसके बाद
अगला प्रश्न है, हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सा, अर्थात कि हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्न में से कौन सा विशेषता वैज्ञानिकता शोध की नहीं है। कहने का मतलब हेनरी जॉनसन को आप लोग जानते हैं, चाहे संस्कृत ले लीजिए, चाहे सभ्यता ले लीजिए, सोशोलॉजी के स्टार्टिंग के जो भी पार्ट्स हैं आप ले लीजिए, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिफाइन किया है। और हेनरी जॉनसन को अगर हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं तो पढ़ना भी पड़ता है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उनको समझना पड़ता है, क्योंकि प्रमुख स्तंभों में से माने जाते हैं। चलिए, आज यहाँ पर हेनरी जॉनसन जी का जो कॉन्सेप्ट आया, पूछा गया कि हेनरी जॉनसन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेषता वैज्ञानिकता शोध की नहीं है, अर्थात जो रिसर्च का पोर्शन हेनरी जॉनसन ने समझाया उसमें क्या नहीं था। देखिए, सीधी सी बात है, हेनरी जॉनसन ने कहा कि अनुभव तो होता है, ये पहला उनका था कॉन्सेप्ट। दूसरा उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा संचयी, ये भी सही है। अंतिम में जो उन्होंने जिसका खंडन किया था, जिसका वर्णन नहीं किया है, उन्होंने कहा अतार्किकता नहीं होता है। किसके अकॉर्डिंग? जो वैज्ञानिक शोध की विशेषता है उसमें ये पद नहीं पाए जाते, अर्थात ये सही हुए। और इसके अनुसार आंसर कौन सा सही होगा? चौथा, ठीक, क्योंकि ये उन्होंने अपने शोध में इंक्लूड नहीं किया था। आगे चलिए, सातवां है, या किसका विश्वास है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय है। अच्छा चलिए, इसमें वांछनीय का मतलब सीधी सी बात है, समाजशास्त्र में स्टार्टिंग में पढ़ेंगे सभ्यता, संस्कृति, मूल, नॉर्म्स, उसमें है ये। कहाँ पे आएगा? वैल्यू के साथ कहाँ पे कैसे है, ये बाद में आप लोगों को बताया जाएगा। अभी जो पूछा जा रहा है कि मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, यद्यपि यह वांछनीय है, तो इसका मतलब सीधा सा है पीवी यंग। ठीक, पीवी यंग साहब थे नहीं इसमें, क्योंकि इनका संबंध जानते हो, सीधी सी बात है, रिसर्च पर है। उसके बाद मैक्स वेबर, मूल की बात की मैक्स वेबर में, ठीक, लेकिन मुक्त मूल, उसके साथ मिथक ये स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने। अगला C.A. मोजर, इनका भी रिसर्च का है। बचे कौन से? गोल्डनर साहब ने कहा कि मूल जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है मूल्य मुक्त विज्ञान एक मिथक है, ये पूर्णतः ये कथन एल्विन गोल्डनर का था, और उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखे। जानते हैं कि ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, और इन्होंने बहुत अच्छा सा अध्ययन समाज में मूल्य को लेकर किया था। चलिए, इस विषय में डिस्कशन हमने पहले भी कहा है कि हम लोग बाद में कर लेंगे कैसे क्या है। चलते हैं आगे। चलिए, निदर्शन की बात हो रही थी। निदर्शन का मतलब सैंपलिंग, और सैंपलिंग का मतलब है कि सैंपल संपूर्ण का छोटा सा प्रतिनिधित्व है। इस तरह की बात, एक वर्ड का, एक लाइन का स्टेटमेंट देने वाले समाजशास्त्री या रिसर्च पोर्शन जिन्होंने दिया था, उनका नाम था गुडे एंड हार्ट, उन्होंने कहा था। और चलिए आगे समझते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुसंधान में व्यावसायिक आचार्य नहीं कहते? अनुसंधान में व्यावसायिक आचार, अर्थात अनुसंधान किया जाए तो अनुसंधान करने के लिए पहली चीज़ तो उसके कई नियम होते हैं, उसके अनुसार करना पड़ता है। पहला जैसे दिया तथ्य संकलन एवं परिशुद्धि, चलिए ये तो होता ही है, जानते ही हैं। दूसरा पक्षपात एवं निष्कर्ष, चलिए छोड़िए भी इसको। प्रासंगिक तकनीकी का प्रयोग होता है। अगला है वस्तुनिष्ठ निर्वचन, तो यही, अर्थात रिसर्च में कभी भी कोई पक्षपात नहीं होता, जो भी होगा स्पष्ट होता है, वास्तव में सत्य क्या है इस विषय पर चर्चा होती है। किसी भी पक्षपात निष्कर्ष की बात अगर हो जाएगी तो वो संपूर्णतः कहा जाता है कि वो अनुसंधान सफल नहीं हुआ। काहे किस स्तर का अनुसंधान, जब उसमें पक्षपात की बात हो गई। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा पक्षपात निष्कर्ष। चलिए, आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि
कि टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में स्वागत है आपका। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से क्लासेस चलती हैं, जैसे भी आपको उचित लगे उस तरह से अगर सेवा लेना चाहें तो आप सेवा ले सकते हैं। रही बात समाजशास्त्र की, तो इसकी जितने भी पार्ट हैं समय अंतराल सिलेबस के अनुसार आपको समझा दिया जाएगा। धन्यवाद।